नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी वेव मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटेगी। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और अपने बच्चों को कैसे इससे बचाएं, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी काम ना करें, कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना और ब्लैक फंगस से जुड़ा अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है डॉक्टर SD शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे ये कि तीसरी वेव के लिए हम कितने तैयार हैं और हमें क्या सावधानियां अभी से ही बरतनी होंगी जिससे तीसरी वेव से हम खुद को भी और खुद के परिवार को भी बचा सकते हैं? देखिए, तीसरी लहर का अभी अंदाजा नहीं है किसी को भी, लेकिन दूसरी लहर में मैंने देखा है कि बच्चे काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं प्रोपोर्शनेटली। फर्स्ट लहर में केवल अडल्ट ही इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन अभी दूसरी लहर में बच्चे भी बराबर से भागीदार हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में बच्चों में संक्रमण पाया गया है। एक मुख्य कारण ये भी है कि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बड़ों में वैक्सीनेशन हो चुका है ज़्यादातर में। दूसरी बात है कि उनमें या पहली लहर में सबको इन्फेक्शन हो चुका है और उनमें कुछ इम्यूनिटी आ चुकी है, और सडन जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोगों ने बाहर जाना चालू कर दिया, सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स में, मंदिरों में, शादियों में और अन्य रैलियों में, तो इन सब से एकदम बाहर जो बच्चे हैं वो बेचारे संक्रमित हो गए, क्योंकि बड़ों से संक्रमण बच्चों में फैला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अब इसका उपाय भी है कि हमको बच्चे तो आप बच्चे हैं, आप जानते ही हो कि बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्ट रखना बहुत मुश्किल है। मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बच्चों के लिए थोड़ा सा टेढ़ा काम है। इसलिए हमें बड़ों को ध्यान रखना है कि हम मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बच्चों को जहाँ तक वो घर में रखें। तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चों में संक्रमण से हमको काफ़ी हद तक बचा जा सके, क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरक्षण क्षमता भी कम होती है बड़ों की अपेक्षा। लेकिन इस बीमारी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि बच्चों में ये बीमारी कम घातक होती है बड़ों की अपेक्षा। ये हमने देखा है, दूसरी लहर में भी ये देखा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा संक्रमित भी हो गया कोरोना से तो उसमें घबराने की बात नहीं। उसमें सिम्टम या तो होते नहीं है, एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम होते हैं, जुकाम, खांसी, गले में खराश, हल्का बुखार 2-3 दिन। और बच्चों का अगर हम ध्यान रखें कि वो बाहर नहीं जाए, उसका पोषण का ध्यान रखें, उसको न्यूट्रिटिव फूड देते रहें, जो हेल्दी फूड अगर हम दें, उसको हल्का व्यायाम कराते रहें, तो मैं समझता हूँ ये आसानी से बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, इन दिनों में एक नई बात देखने में आई है कि कोविड ठीक हो जाता है, उसके बाद भी 1 महीने के अंदर एक ऐसा सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बच्चों में पाया जाता है 1 से 19 साल के बच्चों में, वो एक कोविड के साथ भी हो सकता है, कोविड के बाद भी हो सकता है, और कोविड चला जाता है उसके बाद भी बच्चे में पाया जा सकता है। तो ये सिंड्रोम ऐसा है जिसमें सारे मल्टी ऑर्गन्स, हार्ट, स्किन, आँखें, किडनी, लंग्स और अन्य सारे अंग इन्वॉल्व होने का डर है हार्ट, और ये एक खतरा बन सकता है। हालांकि ये अभी तक देखा गया है कि MISC में भी अगर टाइमली इलाज करें तो ज़्यादातर बच्चे सब बच जाते हैं। बहुत बिरले ही बच्चे की मौत हो पाती है, नहीं हो पाती। और हमारा ध्येय यही है, हमारा मोटो भी यही है कि हम इस सिंड्रोम को पहचानें और जल्दी से जल्दी उसका इलाज चालू करें, तो वो बच्चे सब ठीक हो जाते हैं। तीसरी बात, जो ब्लैक फंगस की, वो बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक फंगस उन मरीजों में देखने को मिलती है जो कि लंबे समय से बीमार हैं, लंबे समय से कोरोना से ग्रसित रहे हैं, जिनमें स्टीरॉयड दिया गया है, जिनकी रोग प्रतिरक्षण क्षमता किसी कारण से कम है, या तो अन्य बीमारियां, कोई मोरबिडिटीज़ के कारण,
या डायबिटीज़ के कारण या स्टेरॉइड जो कोरोना में दिए जाते हैं लंबे समय, उसके कारण ये ब्लैक फंगस पहले नाक में अंदर, नाक के साइनसेस के थ्रू ब्रेन में भी जा सकती है, आँख की नसों को इन्वॉल्व कर लेती है और यहाँ तक कि मरीज अंधा भी हो सकता है, जो ज़्यादातर आप देख ही रहे होंगे आजकल, सुन भी रहे हैं। तो एक बड़ा आगे के लिए ये बड़ों में खतरा है, बच्चों में मैं समझता हूँ इसका खतरा अभी तक बिल्कुल नहीं है, और हम अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चों में ये खतरा होने का संभावना बहुत कम है, नगण्य है। बिल्कुल, ब्लैक फंगस का खतरा बहुत कम है, लेकिन कोविड का खतरा दूसरी वेव में भी देखा गया है और तीसरी वेव के लिए इसीलिए भी कहा जा रहा है कि तैयार रहना है। डॉक्टर शर्मा, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो बच्चे पहले से ही दुरुस्त हैं या फिर इम्यून पावर जिनका पहले से ही मजबूत है, तो उनमें कोविड का खतरा कम है कंपैरेटिवली जो पहले से ही कमज़ोर हैं या फिर इम्यून पावर उनका ठीक नहीं है या फिर कुपोषण के शिकार हैं। इसको कैसे दूर किया जा सकता है या फिर उन कमज़ोर बच्चों को कैसे इससे बचाएं? तो ये अच्छा आपने सवाल किया कि बच्चों में भी अगर कोई क्रॉनिक बीमारी से वो ग्रसित है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है या कैंसर जैसी बीमारी बच्चों को हो, या किसी अन्य कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि स्टेरॉइड उसको चल रहे हों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो कुछ बीमारी या IDDM है जिसको छोटे बच्चों की अगर डायबिटीज़ है, ऐसे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं, तो उनका हमको विशेष ध्यान रखना है। अगर जिन बच्चों को ये बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीड हैं, तो उनको हमें विशेष ध्यान रखना है। उनको डॉक्टर को तुरंत कोई भी लक्षण दिखें बच्चे में कोरोना के, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और अगर जल्दी हम इलाज चालू करेंगे तो बच्चे स्वस्थ भी जल्दी होंगे। बिल्कुल डॉक्टर, खान पान का किस तरीके से ख्याल रखना है बच्चों को, क्योंकि बार बार कहा गया कि अगर खान पान स्ट्रांग होगा तो बच्चे काफ़ी हद तक बच सकते हैं संक्रमित होने से। अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो रिकवर बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि माइल्ड सिम्टम बच्चों में होते हैं, अमूमन ज़्यादा सीवियर सिम्टम उनमें देखे नहीं जाते। अब खान पान का किस तरीके से ख्याल रखना है खासतौर से बच्चों के लिए? देखो, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मैं आपको खान पान नियोनेट से ही बताऊंगा। अगर बच्चा छोटा है, जन्म छोटा ही है, नवजात है, तो उसे माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, चाहे माँ कोरोना पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। उसको कोरोना की सारी प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए, मास्क लगाते हुए, हैंड वॉशिंग करते हुए बच्चे को अपना दूध पिलाती रहें। उसमें ये डर नहीं रहे, उनको ये डरना नहीं चाहिए कि मैं कोरोना पॉजिटिव मेरे बच्चों को नहीं हो जाए। उसको कोरोना नहीं होगा, और हो भी गया तो उससे जो ब्रेस्ट फीडिंग से जितने फायदे हो रहे हैं, उस कोरोना से उतने नुकसान नहीं होने वाले हैं। कोरोना अदरवाइज भी उसको उतना ही चांसेज है होने के जितना ब्रेस्ट फीडिंग के साथ है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग तो अवश्य कराते रहें बच्चों को। हाँ, ध्यान ये रखना कि एवरी टाइम जब ब्रेस्ट फीड कराएं तो हाथ अच्छे से वॉश कर लें और अपना फेस मास्क लगा के रखें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको खिलाने में, जैसे 2 साल से 5 साल का बच्चा है तो उसके अनुसार उसको खाना दें, 5-6 बार खाना खिलाएं। सुबह उसको ब्रेकफास्ट में हल्की चीज़ें, फ्रूट्स, दूध, पनीर, सैंडविचेज, हरी सब्जियां, ये प्रचुर मात्रा में दें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको अंकुरित दालें, पनीर, चीज़, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दें। प्रोटीन मिलता है हमारे दही में, पनीर में, चीज़ में और एग्स में। जो नॉनवेज खाते हैं उनमें, नॉनवेज में, पर मैं समझता हूँ कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन इन सब चीज़ों में होता है। दालें हैं, दालों के किसी भी रूप में दाल खिला सकते हैं हम। खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी बना के खिला सकते हैं, मूंग की दाल बना के खिला सकते हैं, दाल के अन्य व्यंजन बना के हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा अंकुरित दालें उनको फ्राई करके, रोस्ट करके भी बच्चों को खिलाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स खिलाए जा सकते हैं। तो ये दिन में 4-5 बार खिलाएं। खाने में मेन लंच में उनको पराठा मैश करके, पराठा, खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जियां और दही, ये प्रचुर मात्रा में देते रहें। स्नैक्स में भी घर के बनाए हुए स्नैक्स में समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। जो घर में आप सब कुछ बना सकते हो इन दिनों में, सैंडविच आप बना सकते हो, आप पराठा आप बना सकते हो, खिचड़ी आप बना सकते हो, अंकुरित दालों को फ्राई करके आप सब कुछ बना सकते हो। डॉक्टर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ डॉक्टर। अब जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे, क्योंकि 5 साल से ऊपर के बच्चे तो जिद करते हैं लेकिन खाना खा लेते हैं इजीली, लेकिन 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, 2 से 4 साल तक के बच्चे, वो खाने में आनाकानी करते हैं, खाते नहीं हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लिक्विड है जो उनको पिलाएं या फिर किस तरीके से उनको दुरुस्त रखें? नहीं, देखिए, बच्चे 5 साल से छोटे चाहे बड़े, सब उनकी इच्छा अनुसार अगर हम खिलाएंगे, मैं 5 मंत्र बताता हूँ, अगर बच्चों को उसकी इच्छा अनुसार खिलाएंगे वो तो वो जरूर खाएगा।
अगर अब माँ क्या होती है कि माँ खाना बनाती है बड़ों के हिसाब से और वो बच्चों को खिलाती है, वो बच्चा आनाकानी करता है। हमेशा बच्चों का खाना अलग से बनाएं, ध्यान रहे कि उसकी चॉइस की चीज़ उसमें ज़रूर हो। बच्चों को जनरली दालें पसंद होती हैं, खिचड़ी पसंद होती है, पनीर पसंद होता है, ब्रेड पसंद होती है, बटर नमकीन पसंद होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स पसंद होते हैं, खीर पसंद होती है, हलवा पसंद होता है। तो वो उसकी पसंद के अनुसार उससे पूछ के बनाते रहें। सैंडविचेज बना सकते हो, तो ये घर में बनी हुई उसको चीज़ें अगर खिलाएं। प्रोटीन का पाउडर बना सकते हो, घर में भी बना सकते हो आप। दालों को रोस्ट करके उनका पेस्ट बना के उनको खिला सकते हो, पकोड़े बना के खिला सकते हो। तो बच्चे से पूछें। मैंने देखा है, मैंने पिछले 40 सालों से बच्चों की क्लिनिकल साइड में मैंने देखा है कि बच्चे बड़ों से भी ज़्यादा आराम से खा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी इच्छा की चीज़ें बने। आपने देखा होगा कि घरों में जिस दिन बच्चे की चॉइस की चीज़ बनती है तो मम्मी को कहता है मम्मी भूख लगी है, उसको पता है किचन में आज ये दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ माँ अगर उससे पूछ के बनाएगी, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, छोले भटूरे बनाओ। उस दिन अगर किसी बच्चे को छोले पसंद है, भटूरे पसंद है, तो तुरंत आएगा मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मम्मी को धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, वही चीज़ें बनाएं। जनरलाइजेशन ये है कि पनीर सबको पसंद होता है, दालें सबको पसंद होती है, भिंडी सबको पसंद है, पराठा पसंद होता है, सैंडविच पसंद होता है। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो जंक फूड होते हैं वो अवॉइड करें। जंक फूड से कैलोरी ज़्यादा जाती है। अब कभी कभार अगर कोई खाता, वीक में एक बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो अच्छी जगह से लिया हुआ हो या घर में बनाया हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे 5 साल से छोटे नहीं खाते हैं और फिर भी नहीं खा रहा है तो डॉक्टर की सलाह नहीं, कोई रीजन हो सकता है। डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में भले ही बच्चों के खान पान का उतना ख्याल ना रखा गया हो किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन कोविड में उनका बहुत ख्याल रखना है। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये ख्याल रखेंगे तो ही बच्चों को सुरक्षित रख भी पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, ये भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ भी रहे हैं कि क्या कैटेगरी वाइज बच्चों को ज़्यादा खतरा हो रहा है, जो 5 साल से कम है, 5 साल से ऊपर हैं, या फिर जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं? अलग अलग जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या हर वर्ग के बच्चों में समान से सिम्टम है वो नजर आएंगे कोविड के? देखिए, जैसे मैंने बताया थोड़े सिम्टम डिफरेंट हैं। नियोनेट्स में कोई जैसे माँ को कोविड है डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी में, तो जनरली 95% चांसेस में नवजात शिशु को नहीं होता कोविड। तो ये, और उसमें कोई सिम्टम अगर हो भी गया है कि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे अगर उनमें इन्फेक्शन लग भी गया है तो उसमें कोई जनरली कोई सिम्टम नहीं होते। 3-4 दिन में बच्चा अपना आप ठीक हो जाता है नवजात। किसी में हल्के बुखार आ सकता है, किसी को सेप्टिक हो सकता है, तो उनमें डॉक्टर इलाज करके ठीक किया जा सकता है। जो 1 साल से 5 साल के बच्चों में जनरली जुकाम खांसी का आजकल जो देखने में आया है, बुखार के साथ साथ पेट दर्द, उल्टी, ये दस्त, ये भी देखने को पाए गए अनयूजुअल सिम्टम्स। तो अगर बच्चे को बुखार है, हल्का जुकाम है, खांसी है, या दस्त है, या उल्टी है, पेट में दर्द बता रहा है, तो ये न समझें कि वो उसमें कोविड नहीं हो सकता। कोविड फिर भी हो सकता है। तो ये थोड़े बड़े बच्चों में वही लक्षण है, 5 से 10 साल तक वही लक्षण है कि हल्का बुखार सब में करीब करीब आता है बड़े बच्चों में, और उनमें जुकाम होगा, गले में दर्द होगा, खांसी होगी, ये लक्षण रहते हैं। और लेकिन वो ज़्यादा दिन रहते हैं, 3-4 दिन में सभी ठीक हो जाते हैं। पैरासीटामोल का प्रयोग करें। हाँ, एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों में जो दवाइयाँ बड़ों में दी जा रही हैं, रेमडेसिविर है, या अन्य आइवरमेक्टिन है, या टोसिलिजुमैब है, ये इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। वो स्वतः ही 95% से ज़्यादा बच्चे स्वतः ही ठीक होते हैं केवल पैरासीटामोल एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। बिना, मैं समझता हूँ जो इंटरनेट डराइव ट्रीटमेंट है, स्वयं सेल्फ मेडिकेशंस हैं, लोग इंटरनेट से पढ़ के, गूगल से पढ़ के स्वयं ही इलाज कर लेते हैं। सोशल मीडिया से कोई देखा और वो इलाज करते रहते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। और जब तक वो बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है तब जाके वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो मेरी एक सलाह ये है कि जो ये इंटरनेट डराइव्ड नॉलेज है उसको कम से कम काम में लें, उसको यूज नहीं लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई काम नहीं करें। आपने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इडियट सिंड्रोम। इंटरनेट डराइव्ड नॉलेज जो है उसका नाम ये दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि आप अपने आप स्वयं इलाज नहीं करें, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े।
बिल्कुल डॉक्टर। बच्चों में तो बिल्कुल नहीं करें क्योंकि ये प्रयोग करने का समय नहीं है। बच्चों को बहुत सिंपल सी दवाओं से ठीक हो जाता है उसमें। बिल्कुल, और यही हम भी बार बार कह रहे हैं डॉक्टर कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके बावजूद भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर से परामर्श किए, कंसल्ट किए बच्चों को कोई भी दवाई ना दे, ये हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर राम है जयपुर से, उनका सवाल ये है कि अभी तक तो जो सर्वे आए हैं उनमें ये बताया गया कि 95% जो बच्चे हैं उनमें सामान्य लक्षण पाए गए हैं कोविड के, लेकिन फिर भी जो 5% बच्चे हैं उनमें जो माइल्ड सिम्टम है वो सीवियर सिम्टम में कब कन्वर्ट हो सकता है या फिर कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया। सिम्टम सीरियस उन्हीं में होता है जिनमें कोई बीमारी पहले से है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कुपोषित है, कोई उसको अन्य बीमारियां हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत इलाज चालू करें। उसमें डॉक्टर सिम्टोमेटिक इलाज, उसमें जो न्यूमोनिया है उसको या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके हिसाब से इलाज करता है। और जैसे मैंने बताया कि MIS सिंड्रोम जो बच्चों में पाया जाता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो नहीं डेवलप हो गया, ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बता सकते घर वाले। उसमें बच्चा ठीक हो जाता है 1-2 दिन के बुखार के, 3 दिन के बुखार के बाद, लेकिन उसमें दूसरे ऑर्गन्स में हाथों में सूजन आने लगती है, शरीर में सूजन आती है और पेशाब में खून आने लग जाता है, हार्ट की गति तेज हो जाती है और इवन पेशाब में खून आता है। तो ऐसी सिचुएशन में, या पेट में तेज दर्द हो गया, आंखों में रेडनेस आ गई, आंखों में जैसे कि आंख आ जाती है, इस तरह के सिंड्रोम, और कई बार हाथ की अंगुलियों में दाग पड़ जाते हैं, काले काले दाग। तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसका स्पेसिफिक इलाज होता है, वो डॉक्टर करते हैं और वो ठीक हो जाता है बच्चा। वो भी 99% बच्चे सब ठीक हो जाते हैं अगर टाइम से उन्हें डॉक्टर की सलाह लिए तो इसलिए अगर बच्चे को कोई एक लक्षण भी है तो भी डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए। डॉक्टर ये देखेगा कि उसको कहीं ये सिंड्रोम तो नहीं है, और प्राय ये देखा गया कि ये सिंड्रोम तब होता है जबकि कोरोना के लक्षण तो चले जाते हैं और एक करीब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इनमें से, जैसे मैंने बताया, उनमें कोई लक्षण आने लगता है। पहले हाथ पैरों में सूजन आती है, अंगुलियों में सूजन आती है और कुछ ही समय में आंखें आने लगती हैं, पेट में दर्द हुआ या फिर धड़कन तेज हो गई, या यहाँ तक कि कईयों को बेहोशी आने का भी डर रहता है, पेशाब में खून आने लगे या हार्ट की गति कम ज़्यादा हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो, निमोनिया होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इसमें कई बार फेफड़ों में पानी भी भरने लग जाता है। अभी हमारे इटरनल हॉस्पिटल अभी एक केस आया था भीलवाड़ा से, यही MIS सिंड्रोम का। वो बिल्कुल 3 दिन के बुखार के साथ आया था। 1 महीने पहले, करीब 20-25 दिन पहले पेरेंट्स को बुखार आया था और वो तो ठीक हो गए। जांच किसी ने भी नहीं कराई उस समय। बच्चे को जब तक लाए उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे अन्य बुखार के अलावा, और उसके RT-PCR भी नेगेटिव था, एंटीजन भी नेगेटिव था, एंटीबॉडीज भी नेगेटिव थी, लेकिन हिस्ट्री थी कि पेरेंट्स में 20-25 दिन पहले बुखार आया और वो सोच के हमने उसका इलाज चालू किया MIS का। दूसरे दिन हमने देखा कि उसके हाथ पैरों में सूजन आ गई, आंखें आ गई। तीसरे दिन तो उसको सांस में तकलीफ हुई और जब सारी जांचें कराई तो उसमें सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े हुए आए। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो गई, हार्ट की जो शक्ति होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो कम हो गई, और तुरंत हमने उसका इलाज चालू किया, IVIG दिया और वो बच्चा 8-9 दिन में जाके बिल्कुल ठीक हुआ और अब स्वस्थ है। टोटल सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स उसके नॉर्मल आ गए और वो वापस अपने घर पहुंच गया भीलवाड़ा। बिल्कुल डॉक्टर, अगर कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो देरी बिल्कुल ना करें, आप कह रहे हैं उसको गंभीरता से लें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, जो भी वो बताएं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा इससे ही बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहिल हैं जोधपुर से, उनका सवाल ये है कि अक्सर बच्चे अपनी जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्त नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में कैसे पता लगाएं, अभिभावक या पेरेंट्स हैं वो कैसे पता लगाएं कि बच्चों में कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई परेशानी हो रही है? साथ ही उनका दूसरा सवाल भी ये है कि अगर घर में कोई और भी पॉजिटिव है या फिर फैमिली मेंबर्स में से कोई एक भी पॉजिटिव है तो बच्चों को कैसे उनसे अलग रखें या फिर उनकी सावधानी कैसे करें, सावधानी कैसे बरतें? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो बच्चे को जहाँ तक वो अलग करना चाहिए। अगर माँ को है और बच्चा बहुत छोटा है तो जैसे मैंने बताया, माँ पूरी सावधानी रख के मास्क लगा के बच्चे को अपने पास रख सकती है। ये ध्यान रखना है कि क्योंकि उसको होने के चांस तो वैसे भी होंगे छोटे बच्चे को। बड़े बच्चों को अलग कमरे में रखे, एक केयर टेकर अन्य होना चाहिए घर में। ये गाइडलाइंस भी है, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि जिस घर में
कोविड पॉजिटिव है कोई और दूसरा केयर टेकर नहीं है तो उन्हें हमेशा फैसिलिटी एरिया में भर्ती करवा लेना चाहिए अगर कोई, और अगर माइल्ड लक्षण है तो उसको अलग कमरे में रखें, पर ये ध्यान रखें कि उसके केयर टेकर होना जरूरी है घर में कोई अन्य, क्योंकि बच्चे की केयर कौन करेगा नहीं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, बच्चे न तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे न मास्क लगाएंगे, तो ऐसे में हमें उनको ये ध्यान दिलाना है कि ये चीज़ें वो ध्यान में रखे, और बड़ा जो केयर करे वो पूरी सावधानी से मास्क लगा के हैंड वॉशिंग करते हुए कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए उनका खाने पीने का ध्यान रखें। और पैरासीटामोल सिंपल दवा अगर बच्चों को हो गया है, कोई लक्षण आ रहे हैं बच्चे में, जैसे कहा क्या लक्षण होते हैं, तो पहला लक्षण ये होता है बुखार होगा, बच्चा गर्म हो जाता है, द चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल, सुस्त होने लगता है वो बच्चा, सबसे पहले ये लक्षण आते हैं, सुस्त होगा या बुखार होगा, खाना पीना कम कर देता है, तो समझ लो उसकी तबीयत खराब है। अगर उसको जुकाम खांसी या नाक बंद है, गले में दर्द बता रहा है, तो और ज़्यादा सस्पिशन हो जाना चाहिए कि कहीं कोविड तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह ने, उसका जरूरी नहीं है कि टेस्ट कराएं आप, पर ये मान के चले कि वो कोविड का पेशेंट है, और उसको जैसे मैंने कहा सावधानी रखते हुए उसका खान पान का ध्यान रखें, हल्के एक्सरसाइजेज उसको बता सकते हैं जब वो ठीक हो, उसको योगा करना सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं अगर बड़ा बच्चा है तो, और साथ में अच्छी डाइट दें, तो मैं समझता हूँ वो जल्दी वो भी ठीक हो जाते हैं। कुछ एक बच्चे, जैसे मैंने कहा, अगर बच्चा कुपोषित है, कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है, उसको बचपन की डायबिटीज है या कैंसर का मरीज है, स्टेरॉइड चले हैं, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिमेटिक बीमारी है, या अन्य कोई हार्ट की बीमारी है जन्मजात, तो ऐसी बीमारियाँ, कोई पुरानी बीमारी टीबी की बीमारी रही हो उसको, जिसमें या कोई अन्य लंबी दवाइयाँ चल रही हो, ऐसे बच्चे का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं उसके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, एक बात मैं और बताना चाह रहा था कि जो MIS सिंड्रोम है उसमें जी उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे में जिस दिन बच्चे को दिखाएंगे उस दिन जरूरी नहीं है कि उसको सारे लक्षण हो, पहले केवल बुखार होता है, बस ये ध्यान रखना है कि खाली बुखार होना भी, कोरोना घर में किसी को कोरोना हुआ और बच्चे को बुखार भी आया तो डॉक्टर की सलाह तो अवश्य लेनी चाहिए, जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआती सिम्टम है तो वो डर भी जाते हैं हॉस्पिटल जाने से या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने से। वो ये सोचते हैं कि कहीं बच्चा ठीक हुआ, अस्पताल गए तो वहाँ जाके हो सकता है कोई सिम्टम उनमें ना दिखाई दे या फिर वहाँ जाकर संक्रमित ना हो जाए, इसलिए भी लोगों में डर है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि जो बच्चों में लंग एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है, या फिर कुछ और एक्सरसाइज हैं जो बच्चों को करने होंगे कोविड से स्वस्थ रहने के लिए या फिर बचने के लिए? देखिए, वही जो बड़ों में होता है, जो 2 साल से छोटा बच्चा तो कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसमें जरूरत नहीं। 2 साल से 5 साल 8 साल तक के बच्चों में जो अपने प्राणायाम है, प्राणायाम बड़ा इजी है, वो सिखा सकते हो बच्चों को। तो ये छोटी माइल्ड एक्सरसाइज जो बच्चों को स्कूल में जो सिखाते हैं वो सब व्यायाम घर में कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल, साइकिलिंग वो घर में कर सकता है अगर जगह है तो, आपके मास्क लगा के। माइल्ड एक्सरसाइजेज कर रहा था, लंग की एक्सरसाइजेज में आजकल एक आता है, आपने देखा रेस्पिसाइजर आता है, एक मशीन जिसमें फूंक मारने का होता है मशीन, उससे लंग की एक्सरसाइज कराई जा सकती है। और वेपर इनहेलेशन करा सकते हैं हम, भाप जिसको वेपर इनहेलेशन से भी लंग को क्लियर होता है बहुत। ठीक, मशीन डॉक्टर आती है ऐसी वेपर अर्पित धिनवा हैं, एक व्यूअर है, वेपर उनका इनहेलेशन सवाल है, अर्पित जी का सवाल है कि क्या अगर बच्चों की तबीयत खराब होती है, अगर उनको सिम्टम दिखाई देते हैं या फिर हल्की फुल्की जुकाम उनको हो जाता है या फिर कोल्ड होता है, बुखार होता है, तो ऐसे में घर में ही ट्रीटमेंट लें, घर से ही डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर अस्पताल जाना आवश्यक है, ज़रूरी है? देखिए, ये अगर उसको माइल्ड सिम्टम है, खाली बुखार है, जुकाम है, खांसी है, लेकिन सांस में तकलीफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ रेड फ्लैग साइन बताता हूँ 5-6, अगर वो हैं कि जो गंभीरता की निशानी की तेज बुखार हो, 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है, एक। दूसरा, उसको सांस लेने में तकलीफ है, अगर बच्चा छोटा है, 2 महीने से पहले के बच्चे में 60 प्रति मिनट से ज़्यादा सांस चल रहा है, 2 महीने से 1 साल के बच्चे में 50 प्रति मिनट से ज़्यादा सांस चल रहा है, और 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे में अगर सांस की गति 40 से ज़्यादा है प्रति मिनट, तो समझ लो उसको निमोनिया नहीं है कहीं। तो ऐसे में अगर ये लक्षण है निमोनिया के, या उसमें ठसका लग रहा है, या सांस तेज ले रहा है, या नाक चल रही है, उसके नकतोड़े चल रहे हो,
तो ऐसे में उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये गंभीरता की साइन है, या नीला पड़ रहा है, खाना नहीं ले रहा है, पेशाब नहीं जा रहा, और या उसको दौरे आ रहे हैं, बेहोशी की हालत में आ रहा है, तो ये, और जो मैंने बताया उसकी आंखें लाल हो गई, अचानक दस्त उल्टी हो गए हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो लक्षण, ये गंभीरता की निशानियां हैं। चलिए तुरंत ही डॉक्टर से लेकिन कंसल्ट करें। ज्यादातर बच्चों में डॉक्टर की सलाह से दवा केवल पैरासीटामोल देनी अच्छा, करें। जो रेमडेसिविर है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम सभी होते बच्चों को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सभी को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, पड़ती। आप घर पर रह के भी कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, बड़ों के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर RT-PCR टेस्ट करवाते हैं वो निगेटिव आ जाती है तो आप सिटी स्कैन करवाइए, लेकिन बच्चों के लिए कहा गया कि सिटी स्कैन घातक साबित हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी चल रही हैं सिटी स्कैन को लेकर बच्चों के लिए? देखिए, सीटी स्कैन बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती बच्चों में। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर 90-95% बच्चे स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अगर उसमें सीटी स्कैन सीटी स्कैन से पहले एक्सरे ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने कहा निमोनिया है, उसको सांस की गति तेज है, सांस में तकलीफ है लेने में, तो उसका एक्सरे चेस्ट कराएं पहले। एक्सरे चेस्ट में डॉक्टर को लगे कि उसमें निमोनिया है, और वो अगर सीरियस माइल्ड निमोनिया तो कुछ नहीं करें, आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें डॉक्टर की सलाह से, और बाकी चीज़ें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, बुखार की दवा लें, तो 90% वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर डिस्पाइट मेडिसिन के, एंटीबायोटिक्स के, वो निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है, अगले 48 घंटे में रिस्पॉन्ड नहीं करे और ये बढ़ जाए सांस की तकलीफ, तो फिर डॉक्टर की सलाह से सीटी स्कैन किया जा सकता है। पर ज़्यादातर केसेज में सीटी स्कैन की बच्चों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सीटी स्कैन से नुकसान बहुत हो सकते हैं, उससे रेडिएशन ज़्यादा होता है, एक्सरे की अपेक्षा ज़्यादा रेडिएशन प्रति सीटी थोरैक्स से होते हैं। बिल्कुल, हालांकि आजकल केसेस में आपने कहा डॉक्टर की सिटी स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर डॉक्टर बोले किन्हीं कारणों से या फिर अगर सीवियर सिम्टम है तो फिर डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही आप सिटी स्कैन करवाएं, आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, बहुत ज़रूरी है सही जानकारी उन तक पहुँचाना, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए हालांकि दूसरी वेव उतनी घातक नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है तीसरी वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और इसीलिए डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर बता रहे हैं उसी को अपनाने की आवश्यकता है, बच्चों का ख्याल रखने की आवश्यकता है, और अगर आप बच्चों का ख्याल रखते हैं, सावधानी बरतने हैं, तो बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, ये डॉक्टर बता रहे हैं। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।